हेलो जुडिशियल एस्पिरेंट्स। मेरा नाम प्रियांशु कश्यप हुआ और आप लीगल ओडिसी की तरफ से ये जानेंगे कि आज जो भी जजमेंट आया हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस पे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए कुछ स्पेशल न्यूज़, कुछ स्पेशल मैसेज, कुछ स्पेशल जजमेंट दिया गया है, वो क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और उसमें हमारे जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस या फिर इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई गई हैं। तो जो पहला चीज़ है, 3 ईयर प्रैक्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेट कर दिया गया है। मतलब इन जनरल अगर बात करें तो आपको 3 साल की प्रैक्टिस करनी ही होगी एक जूनियर डिवीजन जज बनने के लिए। हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इस फैसले को अपहोल्ड किया है। साथ साथ उनके जस्टिस के विनोद चंद्रा एंड जस्टिस AG महेशिस साथ थे। 3 जजेस की बेंच थी, तीनों जजेस के बेंच ने इस फैसले को दिया है। इसके बाद अगर बात करें तो इस जजमेंट में क्या आया, इसके की पॉइंट्स क्या क्या है, मेन की पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये तो पहले मैंने जो आपको अभी बताया कि मिनिमम 3 इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया है। किसके लिए? जो सिविल जजेस बनने वाले हैं, जो जुडिशरी का एग्जाम दे के आप जैसे JMFC जो स्टेट्स के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं, उनके द्वारा आप जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनते हो, उनके लिए कुछ कंडीशंस लगा दिए गए हैं अब किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पहला कंडीशन क्या है आपको कि मिनिमम आपको 3 ईयर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब ये 3 इयर्स प्रैक्टिस कौन अपहोल्ड करेगा कि हाँ ये 3 इयर्स प्रैक्टिस आपने किया है? तो कोई भी रजिस्टर्ड एडवोकेट, किसका? ट्रायल कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, ये तीनों एडवोकेट्स में से कोई भी एडवोकेट जिसके पास 10 ईयर का प्रैक्टिस है, उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा। वही सर्टिफिकेट जिसपे ये लिखा हो कि आपने उनके पास 3 साल का इंटर्नशिप किया है। एक्सपीरियंस ऑफ लॉ। अब देखिए, अब हमारे जुडिशियल सिस्टम में तो जैसे जज हो गए या फिर एडवोकेट हो गए, ये तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो गए। इनको असिस्टेंट्स कौन देता है? क्लर्क देता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एज अ क्लर्क भी एक्सपीरियंस, मतलब लॉ में या फिर कोर्ट्स में एज अ क्लर्क भी ज्वाइन है या फिर जिन्होंने लॉ की एक्सपीरियंस को एज अ क्लर्क लिया है, वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ये भी बताता है कि लीगल प्रैक्टिस कैन बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट, नॉट द पासिंग ऑफ AIBE। अब हम जानते हैं कि अभी कुछ पिछले मतलब 2-3 बार से आप ये देखे होंगे कि AIBE जो है, वो जो बच्चे हैं जो मतलब अभी फाइनल सेमेस्टर में वो भी दे सकते थे AIBE। लेकिन पहले क्या होता था कि आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट होता था और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप AIBE दे के 2 ईयर के मिनिमम पीरियड में आप AIBE दे के सर्टिफिकेट ले सकते थे। लेकिन पिछले वाले जो AIBE है उससे ये देखा जा रहा है कि 10 सेमेस्टर के बच्चे भी AIBE दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि आप जब से इनरोल्ड हो जा रहे हो स्टेट, ये प्रोविजनल इनरोलमेंट जिसको बोलते हैं, अभी आप AIBE का पेपर नहीं दिए हो बट इनरोल्ड हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप उस डेट को, मतलब जो 0 से 3 इयर्स काउंट होगा, वो आप काउंट कर सकते हो। कहने का मतलब कि आप एक बार स्टेट में इनरोल हो गए तो उस इनरोलमेंट के डेट से आप इस चीज को काउंट कर सकते हो। AIBE इज द नॉट नेसेसरी पार्ट। ये हमारे की पॉइंट्स हो गए। अब कंडीशंस क्या डाले मिनिमम प्रैक्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले 3 इयर्स एडवोकेट टू जस्टिस, मतलब जस्टिस सिस्टम में जाने के लिए आपको 3 इयर्स एडवोकेट बनना ही पड़ेगा कोई। अब उसका ये नहीं है, या फिर आप क्लर्क एज अ क्लर्क भी रह सकते हो, एडवोकेट और क्लर्क। फिर सुप्रीम कोर्ट मैंडेट करते करते ये बोल रहा है 3 इयर्स प्रैक्टिस मस्ट बी सर्टिफाइड एंड इंडोर्स्ड बाय एन एडवोकेट विद द एटलीस्ट ऑफ 10 ईयर स्टैंडिंग एट द बार। बार मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब BCI, बेसिकली स्टेट BCI या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको उनसे 10 साल का ये सर्टिफिकेट लेना है। वो सर्टिफिकेट को आप, ये वही सर्टिफिकेट आपको वैलिडेट करेगा कि आप जुडिशियल सर्विसेज में बैठ सकते हो, आपने 3 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि क्लर्क का जो ये एक्सपीरियंस होगा वो भी एज अ काउंट होगा 3 ईयर में। आप उसके बाद भी एज अ, मतलब क्लर्क भी 3 साल रहे हो तो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो। फिर एडिशनली अगर कोर्ट के लिए बात करें तो कोर्ट एक चीज़ और बोलती है कि 1 ईयर ट्रेनिंग आपको करना कंपलसरी है। 3 ईयर के प्रैक्टिस में आपको 1 ईयर कंपलसरी करता है। अब जो जजमेंट आया है वो किस पे इम्प्लाई होगा? सबसे मेन कंडीशन तो यही होता है, आज जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, आज जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, आज जो बच्चा लास्ट सेमेस्टर में, तीनों के लिए क्वेश्चन अप्लाई होता है, क्या ये मेरे पे अप्लीकेबल होगा? तो जजमेंट जो है, आप ये जान लो कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आएगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब ये होता है कि आज से पहले जो भी, जिस पे भी ये जजमेंट्स, जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं या फिर जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है या फिर जिनके होल्ड पे थे, कुछ हाई कोर्ट्स ने इसको होल्ड पे डाल दिया था, तो इन तीनों कंडीशंस में जो
मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है उस पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ये आगे आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं, जैसे कि अभी बिहार स्टेट जुडिशरी आने वाला है, यूपी स्टेट जुडिशरी आने वाला है, ऐसे स्टेट्स में जब आगे जुडिशरी आने वाला है उन पे ये अप्लीकेबल होगा। मतलब आगे जो नोटिफिकेशंस आएंगे उस नोटिफिकेशंस के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कब कर सकते हो, जब आपके पास 3 साल का प्रैक्टिस हो। और जैसे कि अभी कुछ बच्चों ने राजस्थान स्टेट आरजीएस जो होता है, आरजीएस आया हुआ था, उसको अप्लाई किया होगा। तो जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए कोई नहीं, वो अपनी पढ़ाई करें, प्रिपरेशन करें, एग्जाम दें, उन पे ये जजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो आरजीएस है उस पर ये अप्लीकेबल होगा। इस साल पे ये अप्लीकेबल नहीं है। और आने वाले जैसे बीजेएस है या फिर यूपीजेएस है, ये सब में आपको 3 ईयर्स रूल आ जाएगा, क्योंकि अभी तक उनके नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं। अब कोर्ट क्या क्लैरिफाई करता है, लीगल प्रैक्टिस फॉर द अपीयरिंग इन सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए लेके, कि वो प्रोस्पेक्टिवली होगा और ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट किन के लिए होगी, अपॉइंटमेंट वेयर हाई कोर्ट्स हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड द सिलेक्शन प्रोसेस। जो प्रोसेस मतलब स्टार्ट कर दिया है, फॉर्म्स आ गए हैं, अप्लीकेशन फॉर्म में जो बच्चे भर चुके हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। जो बच्चे आगे नोटिफाई करेगी हाई कोर्ट उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये अप्लीकेबल ओनली फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्वायरमेंट, अभी के लिए नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आर्ग्यूमेंट में क्या क्या हुआ, तो 2 पार्टीज होती हैं, एक होती है स्टेट वाली और एक होती है जो हमारे जैसे बच्चे हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन करके जिन पे ये मतलब मध्य प्रदेश के द्वारा ही पहले तो 3 ईयर्स किया गया, उसके बाद इसको आगे चैलेंज किया जाता है। तो लॉ ग्रेजुएट्स इसके लिए क्या करते हैं, लॉ ग्रेजुएट्स इनके लिए कुछ चीज़ें पॉइंट उठाते हैं। अब एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता है जस्टिस क्या होती है, आर्बिट्रेरीनेस क्या होती है। कोई भी लॉ अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल से आर्बिट्रेरी हो जाती है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है। वो शायद पार्शियली भी हो सकता है या फिर फुली हो सकता है। तो जो बच्चे हैं इन्हीं ग्राउंड्स पे उसको बात करते हैं कि अगर लॉ बनता है ऐसा 3 ईयर्स का, तो वो ये क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी हो जाएगा। अब आर्बिट्रेरी कैसे हो जाएगा, अब मान लीजिए कि आप जैसे बच्चे हो गए, जो बच्चे 5th ईयर में है, 4th ईयर में है, और आपने जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ले चुकी है, कॉलेजेस से ब्रेक ले चुके हैं, LLM करके अब आप प्रैक्टिस को ओवर करना चाहते हैं, पर आपके पास वो डिग्री नहीं है। आपने प्रैक्टिस को छोड़ के और एक अकेडमी की तरफ देखा कि मेरे पास LLM की डिग्री भी हो जाए और प्रिपरेशन भी हो जाए, पर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो इस सिचुएशन में आपके साथ क्या हो सकता है, ये सिचुएशन उन बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि क्या होगा उन बच्चों का, वो कहाँ जाए, कौन जानता है 2 साल 3 साल के बाद क्या होगा। और बच्चे अगर प्रैक्टिस में बेस्ट हो गए तो क्यों वो जुडिशियल सर्विसेज की तरफ जाएंगे, और क्या वो 3 साल के बाद निकलेगा जो आज प्रिपरेशन बच्चे करते हैं पूरे जोर शोर से, क्या वो 2 साल 3 साल के बाद ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन सब को देखते हुए ये आर्बिट्रेरीनेस आपको लग सकता है, जो इन्होंने एक हमारे लॉ ग्रेजुएट्स ने भी इस पॉइंट को रेज किया। साथ साथ अगर बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिल रहा। जो बच्चे अभी आप मान लो, जो बच्चे मतलब 3 ईयर्स प्रैक्टिस कर चुके हैं और एक बच्चा हुआ तुरंत ग्रेजुएशन फाइनल किया। अब कुछ बच्चे 21 साल में जज बन जाया करते थे, आपने देखा होगा यंगेस्ट जजेस 21 साल 22 साल में जजेस बन जाया करते थे। लेकिन अब 3 ईयर्स प्रैक्टिस करने से जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल कर लिया है, फिर LLM ये सब परस्यू कर रहा है, उन बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो फॉर्म्स को आगे भर सके। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को नहीं मिल पा रही है। उसके बाद तीसरा बात का, इट वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड। कहने मतलब कि जरूरी नहीं है, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट लीगल एक्सपीरियंस ओनली फॉर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस अंडर आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 पे भी इसको रेज किया गया। तो उसके बिहाफ पे अगर हम स्टेट की बात करें तो सिर्फ सिक्किम और एक और स्टेट है, 2 ही स्टेट बस जो हैं वो इसको अपोज करते हैं। बाकी सारे स्टेट इसको बोलते हैं, बार काउंसिल्स जो हैं लीगल प्रोफेशंस आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द रूल, और बाकी सारे स्टेट के जो बार काउंसिल हैं वो क्या करते हैं, इस रूल को फेवर करते हैं, बोलते हैं इस रूल को मैंडेट करना चाहिए। अब मैंडेट करने के साथ साथ जब ये दोनों आर्ग्यूमेंट दे देती है, कोर्ट कुछ ऑब्जर्वेशन देती है इस जजमेंट को देने के साथ साथ। अब आपको ये जजमेंट कितना सही लगता है इसको आप कमेंट में बताएं। साथ साथ इसके बाद जो वीडियोज़ आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे कि कोर्ट ने अगर इस चीज़ को दे दिया है तो क्या LLM स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे मतलब तुरंत ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स हैं LLB से, वो आगे क्या कर सकते हैं। साथ साथ आप जुडिशियल प्रिपरेशन कर सकते हो कि नहीं, इसके आगे कल या परसों तक इसकी वीडियोस आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके जो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है क्या ये सही लगे आपको, क्योंकि आपके वी द पीपल ऑफ इंडिया ये प्रीएम्बल का फर्स्ट वर्ड है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आज सुप्रीम कोर्ट इसको अपहेल्ड करती है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर अगर आर्बिट्रेरी होगा सुप्रीम कोर्ट ही इसको रिव्यू करेगी और इस पर फिर से जजमेंट देगी। आप मनिका गांधी के केस को देख सकते हैं, जिसको AK गोपालन के केस में हुए गलतियों को उन्होंने मनिका गांधी के केस में रिव्यू करके सही कर दिया। और आज तक मनिका गांधी एक एग्जाम्पल है, जस्ट फेयर एंड रिजनेबल।
अब आगे बात करें तो ये क्या कोर्ट ऐसा बोलती है जिससे कि मतलब जजमेंट्स में क्या देती है कोर्ट। तो कोर्ट क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग कोर्ट रूम प्रोसीजर एंड इक्वेटेड। अब बात करते हैं ये कितना नेसेसरी है। आजकल आप जजेस आपको कोर्ट में जाइएगा एज एडवोकेट, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो न्यू जजेस आए रहते हैं उनको कोर्ट रूम का कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होता है। वो जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही सोच के आ जाते हैं। जुड़ी अब आप 3 साल प्रैक्टिस करते हो तो कोर्ट के आप फील्ड को, कोर्ट के आप मतलब प्रैक्टिकल नॉलेजेस को जान लेते हो, फिर आपके लिए वो मतलब माहौल में ढलना बहुत ही ईजी हो जाता है। साथ साथ लर्निंग हाउ आर्ग्यू केसेस एंड असिस्ट सीनियर्स, उसके बाद डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग स्किल अंडर प्रेशर एंड गेनिंग एक्सपोजर ऑफ द ह्यूमन डिमेंशंस ऑफ द जस्टिस। अब यहाँ पे बात क्या है कि देखिए आप लोकल लॉज कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने कभी कोर्ट रूम देखा ही नहीं, आपने कभी वैसे लोगों से मिला ही नहीं जो डाउन टू अर्थ है, ऐसे लोगों से मिला ही नहीं जो बहुत ही गांव से आते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप हो सकता है इस 3 ईयर्स में बहुत सारे केसेस को जान लोगे, समझ लोगे, वैसे लोगों से मिल लोगे, उनके लोगों के माइंडसेट को जान लोगे। तो जब आप ऐसे जुडिशरी को ये चेयर पे बैठोगे तब आपको उस चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे, लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये ईजी होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन यही रहे हैं। अब क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा, कैंडिडेट विल एंटर द जुडिशरी विद द बेसिक फाउंडेशन एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। अब एक एडवोकेट जब बनता है तो एडवोकेट को सारे प्रोसीजर पता है कि कैसे कैसे उसको कार्य करना है उस जस्टिस के लिए। उसके बाद जजेस को पता होता है कि उनको क्या जजमेंट देना है, क्या ये है। तो अगर आप मतलब एक एफआईआर के ऑप्शन को ले लो तो एज एडवोकेट आप एक एफआईआर पढ़ते हो तो एफआईआर के हर बेसिक लूपहोल्स को पकड़ लोगे, हर जान जाओगे कैसे डेकोरम है, कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे एक एडवोकेट आपके सामने प्रोसीड करता है। तो एज अ जज आप उन सारे चीज़ों को रख के एक क्लाइंट की सोच के इमोशनल लेस होकर जस्टिस को दोगे। दूसरा हो गया, जज विल बी बेटर इक्विप्ड एंड हैंडल रियल टाइम डिस्प्यूट्स फ्रॉम डे बाई डे। यही बात सही है कि आपको अगर जजमेंट्स देखने को मिलेंगे, आप उस केसेस पे काम करोगे तो आपको नॉलेज होगा तो आप भी मतलब बेटर इक्विप्ड रहोगे कि मतलब जो रियल लाइफ केसेस आते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं फिल्मों से बहुत अलग होते हैं, इस चीज़ों को आप क्लियर कर पाओगे, इजीली टैकल कर पाओगे। इट विल बी रेज क्रेडिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस टू द लोअर जुडिशरी। अब लोअर जुडिशरी में क्या होता है, बहुत सारे केसेस अब आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो आप देखिएगा कि मतलब जेम्स जो होते हैं, जो अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बनते हैं, उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप देखोगे कि वो ऐसे नहीं सुन रहा, वैसे नहीं सुन रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको एडवोकेट्स का पता ही नहीं, वो डायरेक्टली पढ़ते हैं और ग्रेजुएट होते ही जज बन जाते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। साथ साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। अब देखिए, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए पार्ट ऑफ द लॉ, ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी की बात करें तो जो बच्चे 24-25 जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी एज अगर मतलब 25 में बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं तो उनकी एज 28 हो जाएगी। और मैक्सिमम एज इसके क्या हो सकते हैं, 35 आप जानते ही हो, कुछ केसेस में 40 तक भी जाती है। तो एक प्रिपरेशन करने का एक सोसाइटियल प्रेशर जो है उन बच्चों पे पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है गर्ल्स और वुमेंस के लिए, ठीक है, ये सोसाइटी सबके लिए एक बराबर है, सबकी है, पर कहीं ना कहीं आप बहुत ही ऐसे इलाके में चले जाइए जहाँ पे आज सोसाइटी अपने पुराने प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करती है। ऐसे प्रैक्टिसेस में शायद लड़कियों के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाए कि वो आगे मतलब 3 साल के प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सके, या फिर अपने फैमिली या फिर जो भी है उनको मनाने के लिए कि मुझे 3 साल और टाइम चाहिए कि मुझे अगर पढ़ना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप मतलब इस जजमेंट के बाद अपने प्रैक्टिस या फिर अपने एलएलएम को कैसे परस्यू कर सकते हो, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हो। बाकी देखने के लिए लीगल ओडिसी को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और से क्या चाहिए। और मैं अगर आपको अगर ये लगे, बीएनएस के वीडियोस भी मेरे पड़े हुए हैं, आगे वीडियोस मैं बहुत जल्दी बनाना चालू करूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अभी वीडियोस को होल्ड करना पड़ा था, तो आप अगर बोलो तो जल्दी इस वीडियोस को चालू करूंगा, क्योंकि मैंने जनरल एक्सेप्शंस तक शायद एक पार्ट तक 18 तक कर दिया है, फिर आगे कंटिन्यू करना है। और आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।